नमस्कार जी। उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। तो हम अपनी गोचर की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज बेसिक्स से थोड़ा सा अपना मैटर लेंगे कि कैसे हमें सीखना है। देखिए, ये जो स्लाइड में दिख रहा है ना आपको, ये होता है हमारा लगन भाव। मैक्सिमम प्रेडिक्शन यहीं से की जाती है, क्योंकि ये लगन भाव बताएगा आपका स्वभाव, आपका शरीर, रंग, रूप, क्या पसंद है आपको, कैसा रहना चाहते हैं आप, वो सब। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एक लगन। मैं ल लिख रहा हूँ, आप समझ जाना, लगन। ठीक है। अब ये दूसरा जो है, ये है आपका द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का मतलब क्या है? ये आपके कुटुंब परिवार का है, धन का है, रुका हुआ धन, और संपत्ति का भी है। फिर है तीसरा भाव। इस तीसरे भाव से क्या देखते हो आप? सहज, सगे भाई बहन, पराक्रम, छोटे भाई बहन का भाव है। हाथ का भी है, मतलब हाथ से जो भी वर्क होते हैं वो सब। चतुर्थ भाव किनका है? माता का। भूमि, भवन, वाहन, इन तीनों चीज़ का चतुर्थ भाव है। ये सुख कैसे प्राप्त होंगे उन सब का। अब है हम पंचम भाव पर। तो ये भाव जो है ना, ये पंचम है, ये भाव पंचम है। ठीक है। अब पंचम भाव किनका है? संतान का, शिक्षा का, पूजा पाठ का, इन सब चीज़ों का। ये जो है, ये छठा भाव है। ठीक है। छठे भाव से क्या देखते हैं? दुश्मन देखते हैं, मामा को देखते हैं, रोग देखते हैं, बीमारी कौन कौन सी होंगी, ये सब। ये कौन सा है? सप्तम भाव। सप्तम भाव से क्या देखते हैं? विवाह, पति पत्नी, साझेदारी, मित्र, ये सब चीज़ें देखते हैं। बिजनेस भी देखते हैं। ये भाव है अष्टम। अष्टम भाव से क्या देखते हैं? मृत्यु, बड़ी बीमारियाँ, मतलब बड़े बड़े जो रोग होते हैं, मृत्यु तुल्य कष्ट। गुप्त भाव है साधना, किसी भगवान की बहुत ज़्यादा भक्ति है तो वो अष्टम भाव से पता चलेगी। अब ये एक इम्पोर्टेंट भाव, नवम भाव। यहाँ से क्या देखते हैं? भाग्य, आध्यात्मिक ज्ञान, पूजा अनुष्ठान, ये सब चीज़ें देखते हैं। फिर आता है दसवां भाव। दसवें भाव से क्या देखोगे? पिता का भाव है, पिता का घर है। तो यहाँ से आप कर्म देखते हो, नौकरी देखते हो, क्या काम आप करोगे, वो सब चीज़ें देखते हो। ठीक है। और ये है 11वां भाव। 11वें भाव से क्या देखते हो? आय, रेगुलर इनकम कितनी है, सैलरी कितनी है, ये फ़ायदा कितना है, वो सब चीज़ें। और ये है व्यय, मतलब खर्च, कितना पैसा खर्च करते हो, कितने घूमने के शौकीन हो, कितना सोने के शौकीन हो, ये सब चीज़ें आपको इस वाले भाव से पता चलेंगी। हम आगे की स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ मैंने कुछ नंबर लिखे हैं, आगे राशियाँ लिख दी हैं, तो आप समझ जाएंगे। जैसे क्या होता है कि अब ये तो ब्लैंक कुंडली है। जैसे सपोज यहाँ एक नंबर लिखा है तो हम कहेंगे मेष लगन। लगन बताया था मैंने आपको, लगन भाव होता है ये। तो यहाँ से हम लगन वगैरह देखेंगे। तो जैसे अगर एक नंबर लिखा है लगन में, तो मेष लगन की कुंडली है। स्वामी कौन है? ये रहे मंगल। ठीक है। 2 नंबर लिखा है तो वृषभ लगन। वृषभ लगन के स्वामी कौन है? स्वामी आगे लिखे हैं, ये रहे शुक्र। फिर मिथुन लगन। मिथुन लगन के स्वामी कौन है? बुध। फिर एक 4 नंबर कर्क लगन, स्वामी कौन है? चंद्रमा। 5 नंबर सिंह, सूर्य का लगन है। ठीक है। 6 नंबर बुध का लगन है, कन्या। 7 नंबर तुला, शुक्र स्वामी होते हैं। 8 नंबर वृश्चिक, मंगल। 9 नंबर बृहस्पति, धनु राशि। 10 नंबर मकर लगन, शनि। कुंभ लगन, अगेन शनि। फिर मीन। तो लगन कौन है? लगन के स्वामी कौन है? बृहस्पति। तो ये 12 लगन है, ये आपको याद रखने पड़ेंगे अगर आपको समझना सीखना है तो, और इनके स्वामी भी याद रखने पड़ेंगे। ठीक है। अब हम गोचर कैसे देखते हैं, उसका अध्ययन कैसे करते हैं, हम ये 2 कुंडलियों से समझेंगे। एक गोचर कुंडली है और एक है व्यक्ति की मूल कुंडली, जन्म कुंडली। ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है? 6 नंबर। 6 नंबर की कुंडली कौन सी थी? कन्या लगन की। ये रहा 6, कन्या लगन की कुंडली है। स्वामी कौन है? बुध। बुध कहाँ बैठे हैं? ये रहे तीसरे घर में। तीसरा घर है, कैसे पता चला? ये लिख रहा तृतीय भाव। समझ गए? ऐसे हमें गिनना है कि कौन सी कुंडली कौन से लगन की है, स्वामी कहाँ बैठा है।
अब हम कैसे समझेंगे? देखो, बुध जो है ना वो लग्नेश भी है और लगन का स्वामी भी है और दशम का भी स्वामी है। मिथुन का स्वामी भी बुध है। इसमें लिख जाएगा आपको मिथुन का स्वामी बुध है तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो बुध कहाँ बैठा है ये हम देखेंगे गोचर में। एक मिनट, पेन वो हो गया। ये कन्या लगन, ये बैठा बुध 10वें घर में। तो हम क्या कहेंगे कि लगन और दशम का स्वामी होकर बुध दशम भाव से ही गोचर कर रहा है। ये दशम भाव है, कैसे पता चला? आ जाओ वापस पीछे, ये रहा दशम भाव, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरा घर। दूसरा घर ये रहा, दूसरे घर का स्वामी है। आप ध्यान रखना, राइट साइड वाली कुंडली देख रहा हूँ मैं, राइट हैंड साइड वाली, ठीक है, 19 जून वाली कुंडली। तो दूसरे घर का स्वामी कौन है? तुला राशि आ रही है 7, 7 से तुला राशि, शुक्र स्वामी हुआ। ये 2 नंबर का भी स्वामी, मतलब ये नवम भाव का भी स्वामी शुक्र ही है। तो दूसरे और नवे इन दोनों का स्वामी शुक्र होकर कहाँ बैठा? ये रहा, ये बैठा शुक्र, वीनस, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा भाव, जहाँ 8 नंबर लिखा है। तीसरे और 8वें इन दोनों का स्वामी कौन है? मंगल। कहाँ बैठा है? ये रहा, मार्स 12वें घर में, ठीक है। ये चतुर्थ भाव है। चतुर्थ और सप्तम इन दोनों के स्वामी एक ही है, बृहस्पति। यहाँ बैठे हैं, ये रहे 10वें घर में, ठीक है। अब हम देंगे पंचम और नवम, इनके स्वामी है शनि। कहाँ बैठे हैं? ये रहे सप्तम भाव में, ठीक है। सप्तम हो गया, अष्टम हो गया, नवम हो गया, दशम हो गया। एकादश भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा कहाँ बैठा है? ये रहा सप्तम भाव में, मून। 12वें घर का स्वामी कौन है? 5वीं राशि है, सूर्य स्वामी है। कहाँ बैठे हैं? 10वें घर में, मिथुन राशि। तो हम ये क्या बोलेंगे? पंचम का स्वामी दशम भाव से गोचर कर रहा है। द्वादश भाव का स्वामी दशम भाव से गोचर कर रहा है। पंचम का स्वामी शनि होकर सप्तम भाव से गोचर कर रहा है। षष्टम भाव का स्वामी होकर शनि सप्तम से गोचर कर रहा है। अष्टम का कोई पूछे, अष्टम का स्वामी कौन है? मंगल। मंगल कहाँ से गोचर कर रहा है? 12वें घर से। तो अष्टम का स्वामी द्वादश भाव से गोचर कर रहा है। दशम भाव का स्वामी दशम भाव से ही गोचर कर रहा है। नवम भाव का स्वामी कौन है? 2 राशि है, स्वामी कौन है? शुक्र। शुक्र कहाँ से गोचर कर रहा है? अष्टम से। तो नवम का स्वामी अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। वापस से देख रहे हैं, तृतीय भाव का स्वामी कौन है? मंगल। कहाँ से गोचर कर रहा है? द्वादश भाव से। एकादश भाव का स्वामी कौन है? चंद्रमा। कहाँ से गोचर कर रहा है? सप्तम भाव से। समझ रहे हो? ऐसे देखना है। तो ये गोचर ऐसे देखते हैं। अब हम कुछ एक विडंबना आती है कि गोचर की फलादेश जो है वो लगन कुंडली से की जाए या चंद्र कुंडली से। बहुत बड़ा सवाल है जिस पे बहुत से लोग ध्यान नहीं देते हैं, पर बहुत बड़ा प्रश्न है ये। तो हम इस पे थोड़ी चर्चा करेंगे। शास्त्रों में चंद्रमा का क्या महत्व है? यजुर्वेद ज्योतिष के 4थे श्लोक में कहा गया है, यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तदद्देवेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धनि स्थितम। अर्थात जैसे मोरों में शिखा, सर्पों में मणि, उसी प्रकार वेदांग शास्त्रों में ज्योतिष शास्त्र सबसे ऊपर है। इस शास्त्र का अमृत घट लेकर महर्षि पाराशर आए। जातक के जीवन क्रम के फलादेश कहने के लिए महर्षि पाराशर द्वारा ऋषि मैत्रेय को दिए गए सम्यक ज्ञान को वर्तमान काल में ज्योतिषियों ने एकत्रित करके एक पुस्तक का रूप दिया, जिसे हम बृहद पाराशर होरा शास्त्र के नाम से जानते हैं। अब हम कुछ ज्योतिष शास्त्र बुक्स का रेफरेंस देंगे जो कि विद्यार्थियों के काफ़ी उपयोगी साबित होंगी। महर्षि पाराशर के कुछ सूत्र पर आधारित टीकाएँ क्रमशः लघु और मध्य पाराशर के नाम से उपलब्ध है। पाराशर ऋषि के अतिरिक्त दैवज्ञ वराह मिहिर की ज्योतिष शास्त्र कृतियाँ कालजयी मानी जाती हैं। इसके बाद नाम आता है मंत्रेश्वर जी का। मंत्रेश्वर लिखा है, मंत्रेश्वर है वैसे नाम। मंत्रेश्वर महाराज साउथ के थे। ज्योतिष पे बहुत बढ़िया बुक लिखी इन्होंने। गोपेश कुमार ओझा जी ने इनका ट्रांसलेशन किया इस बुक का। इसका लोहा प्रत्येक ज्योतिष शास्त्र का गंभीर विद्यार्थी मानता है। फल दीपिका के पुस्तक का नाम है। फलित ज्योतिष की अनूठी रचना है। इस ग्रंथ में गोचर जातक स्कंद का ही हिस्सा है। मंत्रेश्वर महाराज फल दीपिका के गोचर फलम अध्याय की शुरुआत में कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वेषु लग्नेष्वपि सतसु चंद्र लग्नम प्रधानम खलु।
गोचरेषु तस्मात् द्रक्षादपि वर्तमान ग्रहेन्द्र चारेः कथयेत् फलानि। अर्थात सभी लग्न उपलब्ध हैं, फिर भी गोचर के फल कहने के लिए चंद्र लगन को प्रधान मानकर यह देखना चाहिए कि चंद्र लगन से वर्तमान ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। यहाँ मंत्रेश्वर जी गोचर की विवेचना करने के लिए जन्म लगन की अपेक्षा चंद्र लगन को अधिक महत्व दे रहे हैं। देहो लग्नम वर्ग षट्कोणुकानि प्राणश्चंद्रो धात्वो अन्य ग्रहेन्द्रा प्राणे नष्टे देहाधात्वंगनाशो यस्मात् तस्मात् चंद्रवीर्य प्रधानम। इसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, लगन षड्वर्ग आदि शरीर हैं तथा अन्य ग्रह शक्ति हैं, किंतु चंद्रमा प्राण है। प्राण नष्ट होते ही शरीर तथा शक्ति का नाश हो जाता है। इसी कारण चंद्रमा का बल सबसे ऊपर है, प्रधान है। चंद्र सर्वत्र बीजाभो लग्नश्च कुसुम प्रभम फलेन सदृशो अंशश्च भावः स्वादु रस स्मृतः। इस श्लोक का अर्थ है कि चंद्रमा को बीज समझो, जबकि लगन को फूल, नवमांश को फल और भाव को स्वाद तथा रस के समान मानो। कहने का मतलब यह है कि फूल फल के स्वाद तथा रस का कोई मतलब ही नहीं होगा जब तक बीज से पेड़ पैदा ना हो। ये पोटली तैयार कब होगी ये बात दशाएं तय करती हैं। महर्षि पराशर दशाध्याय में 42 दशाओं के नाम गिनाते हुए कहते हैं, दशा बहुविधास्तासु मुख्या विंशोत्तरी मता। इसका अर्थ हुआ दशाएं तो बहुत हैं, परंतु मुख्य विंशोत्तरी माननी चाहिए। विंशोत्तरी दशा पूर्णतः जन्म कुंडली में चंद्र की स्थिति पर आधारित है। पता है आपको ये बात? अतः जन्म कुंडली में चंद्र जिस नक्षत्र में बैठा है उसी के आधार पर ही गणना प्रारंभ होगी। जब आप जन्म लेते हो ना, चंद्रमा जिस राशि में होते हैं, जिस नक्षत्र में होते हैं, जिस चरण में होते हैं, वहीं से आपका नाम अक्षर प्राप्त होता है। और उसी चंद्र नक्षत्र की गणना से आपकी दशाओं की गणना होती है कि कौन सी दशा कब होगी, कब तक, मृत्यु तक। अगला श्लोक है, कृते नैसर्गिकायु स्यात् त्रोतायाम पेंडमेव च अंशायुद्धे पिरे प्रोक्तम नक्षत्रायु कलौ युगे। मानसागरी के पंचम अध्याय में एक कदम आगे जाकर एक बात लिखी है। कृत यानी सतयुग में नैसर्गिक आयु, त्रेता में पिंड आयु, द्वापर में अशायु तथा कलयुग में नक्षत्रायु से फल बताने चाहिए। अर्थात चारों युगों के लिए आयु निर्धारण के अलग अलग आधार बताए गए हैं और कलयुग के लिए जो अभी वर्तमान में चल रहा है, नक्षत्र को प्रधानता दी गई है। नक्षत्र की गणना भी चंद्रमा से ही होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए दो व्यक्ति को एक जैसी नौकरी एक ही दिन मिली, दोनों को समाचार सुनकर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा। एक सोचेगा कि मुझे आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी तो वो खुश होगा, नाचेगा, और दूसरा ही सोचेगा कि मुझे अपने परिवारजनों से दूर जाना पड़ेगा तो वो रोएगा। तो अब ये बात तो पक्की हो गई कि फल कैसे भी हों, प्रभावित कौन करेगा? चंद्रमा। चंद्रमा से ही गोचर देखना है, चंद्र की स्थिति शक्ति से पता चलेगा, और वो शक्ति निर्भर करती है चंद्रमा किन स्थान व ग्रहों के साथ सीद्रयु है। सीद्रयु PAC याद है? स्थित, दृष्टि और युति। समझ गए आप? पॉजिटिव एस्पेक्ट और कंजक्शन। अब एक बात और, सभी 9 ग्रह में चंद्रमा सबसे तेज चलता है, जबकि शनि सबसे धीरे। चंद्रमा 2.5 दिन में एक राशि पार कर जाते हैं और शनि को वही 2.5 साल लग जाते हैं। जीवन में होने वाले परिवर्तन में चंद्रमा का सबसे अधिक प्रभाव होना ही चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होता है, ये तो आपको पता होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा में चंद्र प्रवेश से नए वर्ष का अभिवादन करते हैं हम ही। इसी वर्ष प्रवेश कुंडली के आधार पर ही पूरे वर्ष का लेखा जोखा होता है, पर यह वर्ष प्रवेश चंद्र के प्रवेश से ही शुरू होता है। ये पता है आपको? आपका जो नववर्ष शुरू होता है वो चंद्र प्रवेश से शुरू होता है। अब हम एक और उदाहरण ले रहे हैं। इसमें हमारे सामने एक सवाल है कि अगर हम निष्कर्ष पर तो आ गए कि चंद्र लगन से देखना है, पर एक प्रश्न और उठता है। ये 2 जातक की कुंडली मैंने ली है, दोनों का जन्म 2 मई 1997 का है। एक का जन्म सुबह 9 बजे का है
और एक का जन्म है शाम को 4 बजे का। दोनों के लगन अलग अलग हैं, एक का मिथुन लगन है, एक का कन्या लगन है, ठीक है, पर राशि दोनों की एक है, कुंभ और कुंभ। 11 नंबर की राशि है, चंद्रमा जहाँ बैठा होता है उसको राशि बोलते हैं। तो चंद्रमा 11 पे बैठा है, 11वीं राशि कुंभ है, तो कुंभ राशि होगी दोनों की, ठीक है। तो क्या कुंभ राशि दोनों की एक ही है, मतलब चंद्र लगन दोनों का एक ही बनेगा, चंद्र दोनों का एक ही हो गया। चंद्र से गोचर देखना है तो क्या दोनों को फल एक से मिलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ दशमेश 12 नंबर मीन राशि, यहाँ दशमेश 3 नंबर बुध की राशि मिथुन, ये 12 नंबर राशि किसकी है? बृहस्पति की। तो दशमेश दोनों के अलग अलग हो गए। तृतीयेश सूर्य, तृतीयेश मंगल, 8 वृश्चिक स्वामी मंगल, 3 सिंह राशि स्वामी सूर्य, ठीक है, स्वामी अलग अलग हुए। प्लस इस जातक का जन्म हुआ सुबह 9 बजे, इस जातक का जन्म हुआ 4 बजे, दोनों के जन्म में 7 घंटे का अंतर है। 7 घंटे चंद्रमा सुबह वाले से शाम वाले में आगे चला गया, तो होगा क्या? दशाएं आगे बढ़ जाएंगी, दशाएं बदल जाएंगी। तो दशा जो बदलेंगी उससे भी तो फलों में परिवर्तन आएगा, क्योंकि आपकी जो फलों की पोटली है वो सौंपी किसको हुई थी? दशाओं को, तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे फलादेश में फ़र्क आता है, ऐसे हम गोचर की गणना करते हैं और ऐसे कुंडली देखते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट करिए, बताइए, हम समझाएंगे अगले वीडियो में और अच्छे से। हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगा मेहनत हुई है, वाकई में कुछ समझ में आया है, तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए, जिससे हमें और सपोर्ट मिले और मज़ा आए काम करने में। धन्यवाद।